properties and their trends. We are doing the chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. In this case, we will discuss, in this topic, we will discuss the chemical properties, basically valence, acidity or basicity of different compounds of elements of the modern periodic table. So in this case, we will discuss about the very first one, that is valence, और सिंपली जिसको आप वैलेंसी बोलते हो. तो इस केस में क्या होता है, वैलेंसी और वैलेंस एक्चुअल में क्या है, it is just the number of electrons present in the valence shell or outermost shell of the atom of an element. वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो एक तरह से उसके बैलेंस कहलाता है. बट इसकी जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती ही है. जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में इसको कंबाइनिंग कैपेसिटी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर एटम वो भी बोल दिया जाता है. और इसी के साथ साथ जो वैलेंसी होती है, दैट इज फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ये 8- नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है जब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से 4 से ऊपर चले जाते हैं. तो ये डिफरेंट केस होते हैं वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ये रिलेटेड रहता है टॉपिक, वैलेंस जो रहता है. तो वैलेंस इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है ऑफ द एलिमेंट्स एंड कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड कांसेप्ट है ये सारे का सारा. वैलेंस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जैसा कि मैंने बताया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, इज यूजुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल. इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है दो, नॉट नेसेसरली, मतलब हमेशा कंफर्म, मतलब ये नहीं है कि हाँ हमेशा वैसे ही रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैलेंस हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन वगैरह की बात करें तो उस केस में ये फिर थोड़ा सा वेरी कर जाता है. एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं रहता, लेकिन 8- नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाता है उस केस में. So valence of representative elements is usually equal to the number of electrons in the outermost orbital, especially s block के केस में तो वही रहता है. अगर s1 है तो वैलेंस 1 है, अगर s2 है तो वैलेंस 2 है उस केस में. और p ब्लॉक के केस में जैसे मैंने बोला, ये ग्रुप 15 ऑनवर्ड्स जब हम वैलेंस फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे 8- कर देते हैं, इज इक्वल टू 8- द नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ऑक्सीजन का वैलेंस फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सीजन में तो बेटा वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंसी 6 थोड़ा नहीं है उसकी. उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, 8 - 6 इज इक्वल टू 2 मान के चलते हैं उसका वैलेंस फिर ऑक्सीजन का, ऐसे फाइंड आउट करते हैं. ये आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में कंसेप्ट रहता है. आज की डेट में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर चलते हैं. वैलेंसी जो रहती है बहुत कम स्टडी की जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है वर्ड, जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का. अब ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, OF2 एंड Na2, ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड सोडियम ऑक्साइड है. इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है ऑफ द 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन दीस कंपाउंड्स, जो ऑर्डर है वो यही रहता है आपके पास. सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, और सोडियम लीस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव है इस केस में. ठीक है जी. नाउ फ्लोरीन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपना विद द ऑक्सीजन OF2 केस में. 2 फ्लोरीन एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके OF2 बना रहे हैं. तो बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट, आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है, फ्लोरीन क्या कर रहा है, फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट -1. फ्लोरीन को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दी जाती है, प्रोवाइड करवाई गई है. यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव रहती है, जो लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, इट इज द रेजिड्यूल, या आप कह सकते हो नेट चार्ज होता है. ये चार्ज, रेजिड्यूल चार्ज भी बोल सकते हो. नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हिच इज इन द कंबाइंड फॉर्म, जो एक कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है विद अदर एटम के साथ. ठीक है, जब ये एनालाइज किया जाता है, इफ इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल देन हाउ मेनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स इन्वॉल्व्ड आइदर गेन्ड और लॉस्ट बाय दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. तो उस फॉर्म में वो एक चार्ज की फॉर्म में वहां पे अपीयर हो जाता है. जैसे इस केस में OF2 है, तो मान लीजिए फ्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट
फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, पार्शली एनालाइज करेंगे ये कि मान लीजिए हम इसको डिटैच कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो जब फ्लोरीन रिमूव आउट होगा तो वहां से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, मतलब F1 नेगेटिव आ जाएगा उसके ऊपर, एक एटम के ऊपर चार्ज, तो इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन के केस में अगर बात करें तो जब ये रिमूव आउट होगा, जब डिकम्पोज करेगा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, फ्लोरीन 2 फ्लोरीन एटम है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों फ्लोरीन एटम अलग हो जाएंगे, दोनों फ्लोरीन के एटम के ऊपर F नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस केस में आपके पास 2 F नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 फ्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए। अब ऑक्सीजन तो बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस केस में, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं उस केस में। तो इट मीन्स टू से कि आपके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की वो कितनी होगी, +2 होगी, लेकिन फ्लोरीन की कितनी है, -1 है। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, स्टडी करते हैं, जो बैलेंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में जब हम कहते हैं। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट और बैलेंस है एक्चुअली वैसे दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, हम इनको एज एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली सेम है जी ऑक्सीडेशन स्टेट और बैलेंस, ठीक है जी, ऐसा नहीं है। कल एक्चुअली में बैलेंस जो होता है मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बैलेंस तो 2 तरह से हम डिफाइन करते हैं, आइदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल, ठीक है, और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल। 8 क्यों, 8 का क्या कंसेप्ट है, 8 का ये कंसेप्ट है कि जब बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो नोबल गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, मतलब इनर्ट गैस बन जाती है एक आपके पास उस केस में। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और बैलेंस फैक्टर को, ठीक है जी। ये इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड की बात कर ले तो वहां पे भी ऑक्सीजन की जो, अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब सोडियम के बैलेंस शेल में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन होती है सोडियम की, NS1, तो 2 सोडियम एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वहां पे Na पॉजिटिव चार्ज बन जाता है उनके ऊपर, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज बन गया वहां पे, O2 नेगेटिव हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 नेगेटिव, जबकि सोडियम के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 हो गई उस केस में। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वर्सेस बैलेंस के विद रिस्पेक्ट टू जो कंसेप्ट राइज होता है, ये है आपके पास। तो आप क्या बोल सकते हो फिर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन करेंगे, द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे जो वहां पे चार्ज अपीयर होगा। अब वो चार्ज क्यों अपीयर हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एज्यूम किया करके चला जाता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड जब फॉर्मेशन होता है ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एटम्स का, एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एज्यूम किया जाता है कि वहां पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, एक तरह से डिटैच कर लेता है, जिसकी वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कितना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हिच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर अटैच्ड, दैट आर गेन्ड बाय दैट स्पीशीज इन द मॉलिक्यूल, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, दैट इज चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडरेशंस, ठीक है जी। सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज आल्सो रिगार्डेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली इसको किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं बाय 1, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में एक पीरियड की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं तो 2 हो जाते हैं, थर्ड ग्रुप में 3 हो जाते हैं, 4 5 6 7 8 इस तरह से वो इंक्रीज करते जाते हैं लेफ्ट टू राइट। जो बैलेंस वेक्टर है वो, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट राइट इंक्रीज करते जाते हैं। लेकिन जब बैलेंस की बात आती है, जब बैलेंसी की बात आती है तो वहां पे वो एक लिमिट तक इंक्रीज करती है इस तरह से, आफ्टर दैट ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है, क्योंकि उसके बाद जब एक 4 के बाद जब हम बात करते हैं, मतलब 4 तक पहुंच गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, ठीक है। जैसे कार्बन के बैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन टेट्रावैलेंट कहलाता है, टेट्रावैलेंट भी 4 वैलेंसी है उसकी। लेकिन जब नाइट्रोजन की बात करते हैं
तो नाइट्रोजन के केस में अब नाइट्रोजन के केस में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन जो हम लेते हैं वो लेते हैं 8 माइनस 5, ठीक है, दैट इज 3, ये लेते हैं हम फिर उस केस में जो नाइट्रोजन की है। इसी तरह से जब ऑक्सीजन में चलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में चलते हैं, तो वहां पे 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। जब हेलोजन फैमिली में चलते हैं तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। और नोबल गैसेस के केस में जीरो बैलेंस, जीरो मींस 2 से उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी देयर कंप्लीट बैलेंस शेल, 8 इलेक्ट्रॉन वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनका बैलेंस सब शेल जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस को डिफाइन करते हैं। और वेरिएशन जो रहती है लेफ्ट टू राइट, पहले इंक्रीज करता है उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ग्रुप के केस में बैलेंस फैक्टर कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज। एक ग्रुप में, ओवरऑल ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम बैलेंसी जो रहती है वो सेम रहती है, पूरे ग्रुप बैलेंस जिसको हम बोलते हैं वो कांस्टेंट रहता है ऑलवेज। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो ग्रुप बैलेंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप जो है वो 1 है, सेकंड ग्रुप की बात करें तो वो 2 है, ठीक है, इस तरह से चलता है। इस तरह से हम बैलेंस को डिफाइन करते हैं। बाकी नेक्स्ट आपके पास आता है नॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कौन से? लिथियम, जो सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट होता है आपके पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में अनॉमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनके पीछे कॉज, सबसे बेसिक कॉज जो है वो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फिलिंग ऑफ सेकंड सब शेल, दैट इज सेकंड शेल। और सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, S एंड P, ठीक है जी, 2S एंड 2P सब शेल आर देयर। तो फिलिंग ऑफ 2S एंड 2P सब शेल्स होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी वो P सब शेल तक ही लिमिटाइज्ड रहती है। उस केस में D ऑर्बिटल यानी D सब शेल कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। और यही कारण जो है मोस्टली जो बेसिक कॉज बन जाता है नॉर्मलस बिहेवियर का। इसी वजह से जो पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है जी, वो एग्जैक्टली ऑक्टेट के अकॉर्डिंगली ही अपने कंपाउंड फॉर्म करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। कारण जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है उन केसेस में, सिर्फ S और P सब शेल है, ठीक है, D सब शेल ही प्रेजेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से वहां पे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, कारण एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल्स। लेकिन दूसरे केसेस में जब सेकंड पीरियड ऑनवर्ड चलते हैं, थर्ड फोर्थ, वहां पे D ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाते हैं, और D ऑर्बिटल प्रेजेंट की वजह से उनकी जो कैपेबिलिटी टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड वो भी बढ़ जाती है, मींस ऑक्टेट एक्सपेंडेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है उस केस में। तो ये रहता है आपके पास अनोमली जो मेन का कॉज है, एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल। इसके अलावा हमें पता है टॉप टू बॉटम साइज वगैरह हम लोग करके आए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। इट मींस टू से सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ग्रुप, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव ग्रुप में उनका साइज जो रहता है वो स्मॉलेस्ट रहता है, अपने अपने ग्रुप में उनका साइज हमेशा स्मॉलेस्ट रहेगा, और स्मॉलेस्ट साइज है इट मींस टू से बेटू जी आपको पता है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाएंगी उस केस में। एटॉमिक साइज से रिलेटेड जितनी भी ऑलमोस्ट सारी की सारी एटॉमिक साइज से रिलेटेड है, जैसे आयनाइजेशन थैलेपी हाईएस्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोगे थैलेपी हाईली नेगेटिव हो जाएगी, मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वेरी कर जाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो ओवरऑल अदर एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, तो उस केस में जो फर्स्ट पे एलिमेंट होगा वो हमेशा एनॉमलस प्रॉपर्टीज शो करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ढंग से कर लेना है। तो बेसिकली क्या है, स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो, ठीक है जी, चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, एटॉमिक साइज बहुत कम है, ठीक है, तो जिसकी वजह से चार्ज रेडियस रेशियो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, और एक जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज एब्सेंस ऑफ एम्प्टी D ऑर्बिटल्स, D सब शेल जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ये वाला ये पैराग्राफ सारा वही बता रहा है आपको, ठीक है जी। द सेकंड मेंबर ऑफ द ग्रुप हैव 9 बैलेंस ऑर्बिटल्स रहते हैं, 3s 3p 3d, लेकिन जब सेकंड पीरियड की बात करते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप, उसके बाद सिर्फ 4 बैलेंस ऑर्बिटल्स रहते हैं, 2s एंड 2p, p के 3 और s का 1, तो टोटल 4 ही रहे। लेकिन आगे वाले केसेस में वो 9 हो जाते हैं, उस केस में 9 हो गए तो वहीं से उसकी जो
केमिकल कॉम्बिनेशन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, कोवलेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो कोवलेंस जो रहता है, कोवलेंस क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी शेयर्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, वो कोवलेंस कहलाता है उस केस में। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम कोवलेंस जो है, मैक्सिमम कोवलेंस ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप वो 4 रहेगा उस केस में, ठीक है जी, क्योंकि दो टोटल 4 ही वैलेंस ऑर्बिटल 4 है तो कोवलेंस भी 4 ही रहेगा मैक्सिमम। लेकिन अदर एलिमेंट्स की बात करें वो एक्सपेंड कर सकते हैं अपने वैलेंस शेल को, अकोमोडेट मोर देन 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एल्यूमिनियम AlF6 बन जाता है, ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, वहां पे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो गए वहां पे, मतलब पार्टिसिपेट कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। The first member of p block element display greater ability to form p multiple bond, कारण small size है, easily accommodate कर सकते हैं, p orbital present है, तो p bond form, p means to say utilization of p subshell electrons in the bond formation वो maximize हो जाता है बेटा सेकंड पीरियड के केस में as compared to other cases में क्या होता है, वहां पे p bond formation takes place होती है, मतलब P और सबशेल और D सबशेल दोनों यूटिलाइज हो सकते हैं। लेकिन जो पीरियड सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप की बात करते हैं, तो वहां पे सिर्फ P सबशेल ही प्रेजेंट रहता है, तो P ऑर्बिटल ही यूटिलाइज हो सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये रहता है p मल्टीपल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं, जैसे कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड, इसी तरह से हीट्रो में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन ये रहते हैं आपके पास। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं बेटा। एक और चीज यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे वाले टॉपिक्स में भी हम लोग करेंगे जब नेक्स्ट यूनिट्स करेंगे, स्पेशली एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उस केस में रहता है डायगोनल रिलेशनशिप। एक्चुअली इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से ना, ये जो हमने अभी डिस्कस किया, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सारी की सारी, इन्हीं वजह से जो एक्चुअली सेकंड और थर्ड पीरियड में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, और पीरियड थर्ड के सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, यहाँ पे जो बेटा ये डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है ना, आप देख रहे हो लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम बोरोन सिलिकॉन कार्बन फास्फोरस, इनकी ये प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। मतलब लेफ्ट टू राइट मान लीजिए एक प्रॉपर्टी कोई भी ले लो आप, जैसे एटॉमिक साइज की ले लो, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। लेकिन जब दोनों चीजों को हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये लेफ्ट टू राइट हो गया, ये टॉप टू बॉटम हो गया, इस तरफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इनको डायगोनली इस तरह से देखेंगे तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो इक्वल हो जाती है। तो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट लिथियम और मैग्नीशियम के केस में ऑलमोस्ट वो इक्वलाइज हो जाता है उसके। तो जिसकी अगर एटॉमिक साइज सिमिलर हो जाता है, इट मींस टू से प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी बेटा, सिमिलर हो जाएंगी, वहां पे प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेंगे। ये जो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज रहती है, द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज बिटवीन सर्टेन पेयर्स ऑफ डायगोनली एडजेसेंट एलिमेंट्स इन द सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। इसको बेटा बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। और जो एलिमेंट डायगोनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। क्लियर? ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप। ये पेपर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में से नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन बेसिक है। जो आगे वाले हम एस ब्लॉक जब बी ब्लॉक करेंगे वहां पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि वहां पे हमने ये लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना होता है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना होता है, और बोरोन और सिलिकॉन का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना होता है कि हाउ दे सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे तो डेफिनेशन आपको 1 मार्क में बन सकती है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप एंड व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स, आपको कह सकते हो डायगोनली रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है, ध्यान से सुन लीजिए। डायगोनल रिलेशनशिप इज सिंपली क्या है, ये द सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज बिटवीन द एलिमेंट्स प्रेजेंट डायगोनली इन द सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इसका कॉज बनता है। एलिमेंट शो सर्टेन सिमिलैरिटीज हाउएवर फार लेस प्रोनाउंस्ड देन द सिमिलैरिटी विद इन द ग्रुप। डायगोनल रिलेशन इज पर्टिकुलरली नोटिसेबल रहता है इन द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पीरियड। ठीक है जी। डायगोनल रिलेशनशिप किसकी वजह से, पोलराइजिंग पावर, दैट इज आयनिक और चार्ज और आयनिक रेडियस वगैरह। ये पोलराइजिंग पावर वगैरह का कंसेप्ट हम लोगों ने थर्ड यूनिट में करना है सारे का सारा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये रहता है। ओवरऑल हम लोग अगर और ज्यादा मेमोराइज करना तो इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके पास रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप आ जाता है क्या, सिमिलर पोलराइजिंग पावर,
पोलराइजिंग पावर सिमिलर क्यों है? क्योंकि साइज सेम हो जाता है। पोलराइजिंग पावर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट यूनिट, जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ठीक है जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, अगेन वही कारण क्या बनता है, उसके पास एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई की वजह से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करती है? आयनाइजेशन थैलेपी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी एटॉमिक साइज के ऊपर। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो जो आयनाइजेशन थैलेपी है वो कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा हो गया उसमें, और यही आपका मेटालिक करैक्टर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर मींस मेटालिक करैक्टर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन जितनी मैक्सिमम होगी, मेटालिक करैक्टर उतना ही मैक्सिमम होगा उस केस में। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप एंड इट्स कॉज। तो आपको ये 2 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप गिव इट्स कॉज। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। वही रहता है स्मॉल साइज, एब्सेंस प्रोबेबिलिटी, ऑर्बिटल्स, लार्ज चार्ज रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये सारे का सारा बन जाता है। इसको आपने एक बार दोबारा से रिपीट करना, ये वही ऐसे ही नहीं है पिछले वाला, मेरे ख्याल से दोबारा लिखा गया है यहाँ पे, देख लेना आप लोगों ने। मैं अभी जब नोट्स भेजूंगा तो मैं इसको देखूंगा। बाकी केमिकल रिएक्टिविटी के केस में, बैलेंस के केस में हम लोगों ने ट्रेंड डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो ये सारे का सारा वही है। तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी जो रहती है वो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स में रहती है, जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट रहते हैं, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो उसके पीछे कारण क्या है? साइज अगेन। उनकी जो टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन होती है वो मैक्सिमम रहती है, लो आयनाइजेशन थैलेपी रहती है, और आयनाइजेशन थैलेपी के विद रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करती जाती है सारी की सारी। ये सिंपल सा कंसेप्ट रहता है इस केस में, ठीक है। द प्रॉपर्टी कैन बी रिलेटेड विद रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस, वहां पे ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे आप लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट दे सकते हो कि टेंडेंसी टू गेट्स ऑक्सीडाइज्ड जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स में रहती है, मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम रहती है बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइज एंड लो आयनाइजेशन थैलेपी, और रिड्यूसिंग पावर जो रहती है वो दूसरे केस में जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स है उनमें ये इंक्रीज करती जाती है उस केस में। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इज टू से। तो यही कारण है कि जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स है ना मोरन पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स में एस ब्लॉक भी आ जाता है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स आप लोगों को पता होगा, स्पीशीज व्हिच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? द एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग करैक्टर जो रहता है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता जाता है, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और उसके पीछे बेटा जो बेसिक कॉज बनता है वो बेसिक कॉज आपका और कुछ नहीं, ओवरऑल एटॉमिक साइज के विद रिस्पेक्ट टू ही हम ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनते हैं, ये एडिशनल टॉपिक है बेटा सारे का सारा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे मैंने थोड़ा एडिशनल के लिए बताया हुआ है। ऑक्साइड्स सिंपल सी बात है, जो मेटल्स होंगी, ध्यान से सुना आपने 9th यूनिट में भी करके आए हो चैप्टर आप लोग वहां पे 9th स्टैंडर्ड में भी। तो जो मेटल्स होती हैं जब वो ऑक्साइड बनाते हैं तो उनके ऑक्साइड बेसिकली बेसिक होते हैं, ठीक है जी। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट मैंने अभी बताया कि आपका जो मेटालिक करैक्टर होता है लेफ्ट टू राइट, मेटालिक करैक्टर मींस टू से टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स वो डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ठीक है बेटा जी। तो इस केस में क्या है कि जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह, इन केसेस में जो ऑक्साइड बनते हैं वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जब आगे वाले केस में चलेंगे, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो वहां पे जो ऑक्साइड बनेंगे ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे उनका करैक्टर बेसिक करैक्टर बहुत ज्यादा कम होगा और एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा उस केस में। तो यही कारण है। और बीच में जो आ जाते हैं इन बिटवीन, जो दोनों तरह के करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, बेसिक भी एज वेल एसिडिक भी, उनको बेटा बोल दिया जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनमें आपके पास आ जाते हैं एल्यूमिनियम आर्सेनिक ऑक्साइड्स, ये वाले आ जाते हैं। और कुछ होते हैं न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, वो रहते हैं आपके पास जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया,
ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड रहते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ओवरऑल 3 टाइप के ऑक्साइड आपके पास मॉडल पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बनाते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स जनरली फॉर्म्ड बाय द मेटल्स विच एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मींस एलिमेंट्स हैविंग लेसर आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेसर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, वो बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड कौन से बनाएंगे? एलिमेंट्स विद नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो कहां पे होते हैं? आपको पता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले केस में होते हैं वो, ठीक है। तो जैसे जैसे लेफ्ट राइट मूव करते जाते हैं वैसे वैसे वो टेंडेंसी जो रहती है वो इंक्रीज करती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ती जाती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करती जाती है वहां पे, लेकिन टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज करती जाती है लेफ्ट टू राइट। यही कारण है कि जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स स्पेशली हैलोजेंस जो हैं और ऑक्सीजन फैमिली जो है उस केस में जो ऑक्साइड बनते हैं वो सारे के सारे आपके कौन से बनते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। ये तो हो गया पीरियड में। जब ग्रुप में बात करेंगे तो आपको पता है टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। और साइज इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है बेटा? इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो मींस टू से बेसिक कैरेक्टर होगा जो ऑक्साइड्स का वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा ग्रुप में, वो इंक्रीज करेगा। ये आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हाइड्राइड्स आ जाते हैं। तो हाइड्राइड सिंपली क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन, उसको हम लोग हाइड्राइड्स बोल देते हैं बेटा। और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे इनके केस में वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड कंसेप्ट ही रहता है। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट क्या करती है? इंक्रीज करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है इस केस में, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट जो आपके पास लेफ्ट साइड वाले वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए उस केस में, एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन मेटल्स। ये एसिडिक नहीं होते, जब क्या होते हैं? बेसिक होते हैं इस केस में, समझ रहे हो? अल्कलाइन मेटल्स आर नॉट एसिडिक बट बेसिक, सो दे परहैप्स बेस्ट कंसीडर टू बी आयनिक साल्ट्स बन जाते हैं ऑफ द हाइड्राइड, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही लीस्ट रहती है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उन केसेस में। हाइड्रोजन और सोडियम मींस हाइड्रोजन और ग्रुप 1 एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा बढ़ने की वजह से इनका जो कैरेक्टर होता है वो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ये रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये हाइड्राइड्स की रहती है, ठीक है। तो जो इनमें जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर रहता है इस केस में वो टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन रहता है, और टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन डिपेंड करता है EH बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। EH एलिमेंट टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो वो आपको पता ही है। जितना बड़ा साइज ऑफ एलिमेंट होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी उस केस में। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट दैट बॉन्ड वो कम हो जाएगी, और उस केस में हाइड्रोजन लिबरेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो रहता है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है ग्रुप में, क्योंकि साइज इंक्रीज करता जाता है उस केस में। गोइंग डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो क्योंकि H पॉजिटिव आयन लिबरेट आउट करते हैं। H पॉजिटिव आयन डोनेटिंग टेंडेंसी जो रहती है वो एसिडिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करती है। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बिकॉज़ द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज अ फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द नॉन मेटल। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सो ये है बेटा आपका आज का टॉपिक। ये लास्ट वाले 2 टॉपिक जो है ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, ये जस्ट एडिशनल नॉलेज के लिए है। आपका मेन टॉपिक यहीं तक है बेटा, ये पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी जनरल जो वैलेंसी डायगोनल रिलेशनशिप इसके विद रिस्पेक्ट टू ही हम लोगों ने ये डिस्कस करना है।